सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग वही जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था ना, कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स का, उसी को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। तो अगर अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ जा करके देख लें ताकि ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगराइज एंड एक्सपेंडिचर एज एन कैपिटल और रिवेन्यू। कि भाई हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से कोई भी जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का कैसे पता चलेगा हमें या रिवेन्यू नेचर का है, ये कैसे डिटरमिन होगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि भाई स्टेटमेंट आई और बच्चा सोचता है यार इसको मैं कैपिटल समझूं या रिवेन्यू नेचर का समझूं, किस नेचर का एक्सपेंडिचर समझूं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको वापस से ये कन्फ्यूजन कभी परेशानी नहीं करेगी। ठीक है। और साथ के साथ एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि भाई हम लोग अगर गलती से कैपिटल को एज अ रिवेन्यू ट्रीट कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पड़ता है, और अगर हम रिवेन्यू को एज ए कैपिटल मतलब ट्रीट कर देते हैं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब फाइनल अकाउंट में आप एक तरह से मास्टर हो। ठीक है। तो इसलिए आज की वीडियो जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक जगह रुक करके सारी चीज़ें क्लियर कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कैटेगराइज एन एक्सपेंडिचर एज एन कैपिटल और रिवेन्यू। कि भाई अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको माइंड में हमेशा फिक्स रखने हैं। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कि भाई कई बार ना स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब वो सोचते हैं कि अगर कोई बड़े अमाउंट में है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अगर स्मॉल अमाउंट में वो एक्सपेंस है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये गलत है। ठीक है। डिपेंड ऑन नेचर, ये वर्ड लिख रहा हूँ, इसको आप क्लिक कर लेना कि अगर आपको कभी भी कैपिटल और रिवेन्यू में डिफरेंस करना हो ना तो बस इस पे सर्कल लगा लो, इससे बाहर आपको नहीं जाना। क्या है ये, नेचर। कि आपको नेचर पहचानना है, सीधी सी बात है कि वो एक्चुअली में जो एक्सपेंस हो रहा है वो कौन से नेचर का हो रहा है। अब इसी नेचर की पहचान कैसे करनी है हमें, इसके लिए भी हमारा 2 चीज़ होता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है हमारा रिवेन्यू। ठीक है। रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। ठीक है। एक होती है हमारी कैपिटल, बिजनेस के अंदर जो ओनर इन्वेस्ट करता है, और एक होती है रिवेन्यू, रिवेन्यू जो सेल करके हमें पैसा जनरेट हो रहा होता है। ठीक है। तो वही बात कर रहा है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि जैसे मान के चलो कि अगर कोई प्रोप्राइटर है, ठीक है, उसने क्या करा है कि भाई किसी मैकेनिक को बोला है कि आप कुछ टूल जो है तैयार कीजिए और इस टूल से हम लोग क्या करेंगे, अपने जो एसेट्स हैं उनको जब कभी भी इन फ्यूचर ठीक करना होगा तो ठीक करेंगे। तो मशीनरी वगैरह या कोई भी फर्नीचर वगैरह या अपनी एसेट्स को इरेक्शन करने के लिए, ठीक करने के लिए जो टूल्स उसने बनवाए हैं वह है तो एक तरह से उसके लिए एसेट्स के नेचर के, और जबकि उसको बनाने में खर्चा कितना आया, उसको 400-500 रुपये। तो अमाउंट क्या है, स्मॉल, लेकिन अब उस चीज़ से बनी हुई जो उसकी जो टूल है वो तो उसके लिए एसेट है और उसको बेनिफिट देंगे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। तो वहाँ पर वो उसके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ऐसे ही अब मान के चलो कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट कराई। ठीक है। अब जो हमारी एडवर्टीजमेंट है या मार्केटिंग के जो खर्चे हो जाते हैं, जैसे सैलरी वगैरह जाती है ना हर महीने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ठीक है, या वर्कर्स को वेजेस जा रहे होते हैं, तो इस तरह के जो खर्चे ये कभी छोटे लेवल पे भी होते हैं, बड़े लेवल पे भी होते हैं। तो जो छोटे लेवल बड़े लेवल पे खर्चे इनका अमाउंट ज़्यादा भी हो जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार बड़े अमाउंट में है तो ये कैपिटल नेचर का है। गलत, ये कैपिटल नेचर का नहीं है, ये रिवेन्यू नेचर का है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने पढ़ रखा है कि रिवेन्यू मतलब रिकरिंग नेचर, जो ऐसे खर्चे जो बार बार हो रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो आपको बेनिफिट है वो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड आपको जो है एग्जॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है। आप उसको कंज्यूम कर ले रहे हो, तो इस तरह के खर्चे क्या कहलाते हैं, आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल का मतलब ये होता है कि जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा हो। ठीक है। और रिवेन्यू का मतलब जिसका आप कंजप्शन विद इन अकाउंटिंग ईयर कर ले रहे हो। तो ये होता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई जरूरी नहीं है कि स्मॉल अमाउंट है तो रिवेन्यू और बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्या है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पेमेंट पीरियोडिक और लमसम। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पेमेंट को जो है एक बार में पे कर दे रहे हैं लमसम में, तो इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल नेचर का है। ठीक है। और अगर हम उसको पीरियोडिक यानी इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, ईएमआई के फॉर्म में कर रहे हैं, तो हमारा रिवेन्यू नेचर का है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कैसे? जैसे मान के चलो कि आप एज एन बिजनेसमैन आप कोई भी बिल्डिंग बाय करते हो, ठीक है, और उस बिल्डिंग को बाय करने के लिए आप उसको लमसम में पेमेंट ना दे करके उसकी ईएमआई बनवा लेते हो कि भाई हर मैं
मैं जो है 3-4 साल की EMI बनवा लेता हूँ और हर महीने इतना इतना अमाउंट पे करूँगा, तो वहाँ पर जो आप उसको पीरियोडिक फॉर्म में पैसा पे कर रहे हो अपने एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, अपना बनाने के लिए, ठीक है। तो अब वो तो है तो आपके लिए एसेट ही, जिसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब आप उसकी पेमेंट चाहे लमसम में कर दो चाहे पीरियोडिक कर लो, लेकिन उसका बेनिफिट तो आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है ना, तो इसलिए वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वहीं अगर आप जैसे सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, कमीशन पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, तो ये सब आपका पीरियोडिक होता है, यानी कि हर मंथली आपका जाना होता है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पेमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है कि वो पीरियोडिक है कि लमसम है, डिपेंड ऑन नेचर। और अमाउंट से भी क्या है कि स्मॉल है या बिग है, डिपेंड ऑन नेचर। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ पेमेंट। अब सोर्स ऑफ पेमेंट का मतलब कि भाई अगर हम अपनी कैपिटल में से कोई भी खर्च कर रहे हैं ना, जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, अगर उस मेन कैपिटल में से भी कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वहीं अगर हम रिवेन्यू से जो हमारे इनकम जनरेट हो रखी है, जो सेल करके जो पैसा जनरेट हो रखा है, अगर उस इनकम का हम लोग कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसीलिए सोर्स ऑफ पेमेंट भी डिपेंड करता है कि पेमेंट कहाँ से हो रही है, कैपिटल से हो रही है या फिर जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो सेल हुई है, ठीक है, जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है उससे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है, इट्स नेचर इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। कि भाई कई बार क्या होता है कि हम लोग ये मतलब कैटेगराइज नहीं कर पाते कि ये चीज़ हमारे लिए एसेट्स है कि रेवेन्यू। कैसे, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर, एक मिनट कुछ बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, अरे यार ये तो चल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि एक कार सेलर है, ठीक है, और आप एक क्या हो, बायर हो, ठीक है, बायर हो, और आपकी भी खुद की कंपनी है और उसकी भी खुद की कंपनी है, क्लियर है। अब ये जो कार सेलर है ये आपको क्या कर रहा है, कार बेच रहा है, ओके। और आप एज एन ऑनर ये सोचते थे कि यार मेरा बिजनेस होगा अच्छा खासा तो मैं अपने लिए खुद की कार खरीदूंगा, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए भी एक कार खरीदूंगा। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार का सेलर है, अगर वो आपको कार सेल कर रहा है, ठीक है, कार आपको सेल कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये जो कार आपको मिल रही है ये आपके लिए एसेट्स है। क्या है आपके लिए, एसेट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इसको यूज़ करने वाले हो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, और आप एक ही कार का यूज़ करने वाले हो, है ना। और वहीं ये जो कार का सेलर है भाई, उसके पास तो बहुत सारी कार होगी, ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या है, कार डीलिंग करने का ही है कि नहीं, तो उसके पास बहुत सारी कार्स होंगी। तो इसलिए अब उस फॉर्म में ये जो कार है वो इसके लिए क्या है कि वो रिवेन्यू नेचर की है, और लेकिन यहाँ पर ये जो कार आपने खरीदी है ये आपके लिए कैपिटल नेचर की है। फर्क समझ रहे हो आप। तो इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जरूरी नहीं है कि भाई जो आपके लिए रिवेन्यू हो वो सामने वाले के लिए भी रिवेन्यू हो सकता है, आपके लिए रिवेन्यू और सामने वाले के लिए कैपिटल हो। तो इस एग्जांपल से हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि इट्स नेचर इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, कि भाई सामने वाला उसको कैसे खरीद रहा है, एज एन रिवेन्यू ट्रीट करने के लिए, मतलब उसको रीसेल के पर्पज से खरीद रहा है या उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहा है। अगर वो उसको रीसेल के पर्पज से कर रहा होता तो इसके लिए भी रिवेन्यू होता, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहा है कि भाई ये मेरे बिजनेस में काम आएगी, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और भाई इसका तो काम ही कार डीलिंग का है, तो इसके लिए क्या है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको चारों ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट हमारा क्या है, इम्प्रॉपर कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन, ठीक है। हम लोग इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और दे दो, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट या 4 मिनट, 4 मिनट तो खैर ज़्यादा हो गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, इम्प्रॉपर कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ कर रहे होते हैं, एक मेंटेन कर रहे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और एक बना रहे होते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम लोग बना रहे होते हैं अपनी बैलेंस शीट। क्लियर है। चलो, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, अब देखो यहाँ पर गलती क्या होती है कि जब कभी भी क्या होता है कि हम कोई भी जैसे रिवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं, ठीक है, सॉरी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और वहाँ पे माइनस होएगा, खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो वहाँ पे माइनस होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये करते थे। अब इससे क्या होता है कि जब वो एक्सपेंस हमारा माइनस हो जाता है तो इससे हमारा प्रॉफिट एक्यूरेट निकल के आता है, और जो हमारी एसेट्स होती है, जो हमारी एसेट्स होती है उनकी भी वैल्यू एक्यूरेट आ रही होती है, ठीक है। अब मान के चलो कि हमने क्या करा कि हमने जो रिवेन्यू नेचर की चीज़ें थी उनको एज ए कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो एज एन कैपिटल ट्रीट कर दिया
तो यहाँ पर एक्सपेंस कम हो जाएगा दोनों में से, ठीक है, यहाँ पे खर्चा कम होएगा और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और वही जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत मेंटेन होएगी। नंबर्स के थ्रू नहीं करा रहा हूँ, बस अगर समझदार हो तो वैसे ही अज्यूम कर लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो कि मैंने जो है उसको क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर था उसको अगर कैपिटल ट्रीट कर दिया रिवेन्यू ट्रीट ना करके, तो क्या होगा। तो अगर हमने उसको कैपिटल ट्रीट कर दिया रिवेन्यू ट्रीट ना करके, तो क्या होगा कि भाई एक तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, है ना, और ऊपर से हमारी जो एसेट्स के अंदर वैल्यू है उसकी बढ़ के आएगी, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हमने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था और उसको हमने एज एन रिवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो एज एन रिवेन्यू ट्रीट कर दिया तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा या नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें से एक तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। और उसमें से माइनस करने के बाद क्या होगा, हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो भी कम आएगी, ठीक है। तो ये गलती होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक है इम्प्रॉपर कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को मैं और अच्छे से क्लियर करूं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इसमें फिगर के रूप में मतलब आपको यहाँ पर विद एग्जांपल इसको करवा दूंगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर इतना XYZ अमाउंट है और यहाँ पर ये देखो कैसे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इन्हीं सभी टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।